So this content was clearly understood by all, I suppose. Chaliye, put the next heading in your copy, children. Analysis of stages of production. I repeat, analysis of stages of production. So I hope so सबने डिमांड चैप्टर पढ़ा है और डिमांड में सबने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, where I explained कि भाई प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी में भी चेंज आता है. That used to be called as a demand schedule. क्या बोलते थे उसको? डिमांड शेड्यूल. वेरी गुड. वैसे बच्चों यहाँ पे डिमांड शेड्यूल की जगह आप पढ़ेंगे प्रोडक्शन शेड्यूल. क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन शेड्यूल. So how many columns are visible to everybody in the format, children? पहला कॉलम है लेबर का, then total product, average product and marginal product. कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ नजर आएगा TPP, total physical product, APP, average physical product, MPP, marginal physical product. और कुछ बुक्स में ऑथर्स लिखते हैं इसको TP, AP एंड MP. और लास्ट कॉलम में हेडिंग क्या नजर आ रही है हमको? स्टेजेस. याद होगा मैंने आपको 4 स्टेजेस का जिक्र किया था. वन वाज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, अदर वाज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लास्ट वाज कॉल्ड एज नेगेटिव. एक स्टेज मैंने नहीं बुलाई, कौन सी थी बच्चों? कांस्टेंट रिटर्न्स. सर ऐसा क्यों? कांस्टेंट रिटर्न्स कहां गायब हो गया? रियलिटी में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कांस्टेंट. भाई ईदर द आउटपुट विल गो अप और इट विल कम डाउन और इट विल गेट इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड इनटू नेगेटिव. कुछ भी कांस्टेंट जैसा फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन शायद हो, बट इवन इन शॉर्ट रन कांस्टेंट जैसा कुछ भी रियलिटी में नहीं होता. इसलिए शेड्यूल फॉर एनालिसिस में वो गायब है. फंडामेंटल लॉजिक. इसलिए हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी बच्चों, और 2 तरह के फैक्टर्स हम बोलते थे. वन वाज लेबर, व्हाट वाज द अदर वन? कैपिटल. क्या आपको यहाँ पे कैपिटल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा. और सो कॉल्ड कैसे आएगा जब लिखा ही नहीं? तो यहाँ पे आप लिख लें कैपिटल बच्चों पहले, और हर जगह यूनिट ऑफ कैपिटल इन माय एग्जांपल इज 5. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज लाइक दिस. आपके पास 5 मशीनें हैं और आपने सबसे पहले एक वर्कर को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया. लेबर इनपुट वाज 0. जब लेबर 0 है बच्चों, क्या फैक्ट्री में कुछ भी प्रोडक्शन हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं. एक लेबर को आपने इंट्रोड्यूस किया और 5 मशीनें आपके पास हैं. व्हाट इज द आउटपुट चिल्ड्रन? 100. एक पर्सन ने 100 प्रोड्यूस किया, तो ऑन एन एवरेज इसका आउटपुट कितना हो गया? 100. 0 यूनिट्स ऑफ लेबर पे आउटपुट वाज नथिंग. 1 यूनिट ऑफ लेबर पे इट इज 100. तो बच्चों जब 0 से 1 का इनपुट हुआ लेबर का, आउटपुट में आपको कितना चेंज नजर आया? 100. दैट चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट, और यू कैन कॉल इट एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. एक ही चीज होती है. इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? तो झटपट बच्चों एवरेज प्रोडक्ट का और मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला सब लोग लिखें, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है TPP अपॉन यूनिट्स ऑफ लेबर, एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के 2 फॉर्मूले आप पढ़ेंगे चिल्ड्रन. पहला है चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर. हाउ डू आई गेट दिस? बहुत आसान है. 0 से 100 कितना चेंज नजर आ रहा है बच्चों? 100. तो ये हो गया डेल्टा TPP. और 0 से 1 कितना चेंज नजर आ रहा है? इनपुट ऑफ लेबर का 1. ये हो गया 1. व्हाट इज 100 अपॉन 1? 100. वेरी गुड. 360 और 520 में कितना गैप नजर आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं. कितनी पुअर मैथ्स. 360 एंड 520 में कितना गैप नजर आ रहा है? नथिंग. 360 एंड 520 में कितना गैप नजर आ रहा है? 180. चलिए एक मैथ्स की कोचिंग ज्वाइन कर लें जिनको 180 नजर आ रहा है. क्लास 2 का मैथ्स का ट्यूशन ले लें तो माइनस सीख जाएंगे, क्योंकि माइनस क्लास 1 के बाद 2 में सिखाया जाता है. या किसी 2-3 के बच्चे को गोद ले लें, वो सिखा देगा मैथ्स. 160. वेरी गुड. और 3 से 4 में कितना चेंज है? 1. तो चेंज इन TP वाज 360 एंड चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर वाज 1. व्हाट इज 160 अपॉन 1 चिल्ड्रन? 160. फॉर्मूला समझ में आ गया? चलिए एक दूसरा फॉर्मूला भी है. एंड व्हाट इज द अदर फॉर्मूला? TPN माइनस TPN माइनस 1. व्हाट इज TPN? TPN हो गया एक पर्टिकुलर नंबर से 520, एंड TPN माइनस 1 मतलब इट्स प्रीसीडिंग नंबर. तो 520 में से 360 जब आप माइनस करेंगे, व्हाट इज योर आंसर चिल्ड्रन? 160. 750 में से 650 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 100. तो TPN इज अ नंबर. TPN उसके पहले वाला नंबर.
तो लोगों को समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। यहां तक की स्टोरी वेंट वेल। तो आपने एक वर्कर को इंट्रोड्यूस किया और उसका आउटपुट कितना हुआ बच्चों? 100। उसकी देखा देखी एक और आ गया नौकरी मांगने के लिए। आपने कहा चलो तुम भी शर्ट बनाने की फैक्ट्री हमारी, उसमें लग जाओ। दो लोगों ने मिला के कितनी शर्ट्स प्रोड्यूस की? 220। तो बच्चों दो लोग अगर 220 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक का एवरेज कितना होगा? 110। वन पर्सन वॉज प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, टू ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग 220। तो एक से दो के होने में कितना आउटपुट में चेंज आ गया? 120। के आने से आउटपुट वेंट अप बाय 100, दूसरे के आने से आउटपुट वेंट अप बाय 120। तो इट इज प्रोग्रेसिंग और इट इज रिग्रेसिंग। प्रोग्रेसिंग वाले का आउटपुट में एनहांसमेंट 100 का था और दूसरे वाले का आउटपुट में एनहांसमेंट 120 का था। 20। नेक्स्ट, एक और पर्सन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, एक और वर्कर को। 5 मशीनें हमारे पास और 3 वर्कर्स हो गए। 3 लोगों का मिला के आउटपुट कितना है चिल्ड्रन? व्हाट इज 360 डिवाइडेड बाय 3? यहां भी मैथ्स नहीं आती। 120 का एवरेज। 2 पीपल वर प्रोड्यूसिंग 220, 3 ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग 360। तो ये तीसरे के आने से आउटपुट में एनहांसमेंट कितने का हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। भाई जिनको मैथ्स नहीं आती वो इकोनॉमिक्स पढ़नी छोड़ दें और वो पीसीएम ले लें, क्योंकि 000 के स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा 1-2 कौड़ी के इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट इकोनॉमिक्स में पास भी नहीं हो पाएंगे आप अगर प्लस माइनस नहीं आता है तो। हाँ तो मैथ्स के गवार बताएं कितना आएगा भाई डिफरेंस? 120 आएगा। चलिए कोई बात नहीं, क्लास 1 का मैथ्स का ट्यूशन ज्वाइन कर ले यहाँ पे। 140। तीसरे से चौथा वर्कर एड ऑन किया हमने और हमारा आउटपुट बढ़ के 520 हो गया। If 3 of them were producing 360 units, 4 of them are producing 520 units. तो एक वर्कर के बढ़ने से आउटपुट में 360 से 520 कितने यूनिट्स का एनहांसमेंट हुआ? 160। अब लोग समझिए, यहीं से देख के बोलना है, मैथ्स तो अभी भी नहीं आती है। खैर कोई टेंशन की बात नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन लगाने वाली कम्युनिटी भी तो यहीं पे ही है, कोई बाहर से सुनीता विलियम्स के साथ थोड़ा आ जाएगी। तो कितना चेंज आ गया भाई? 160। 4 वर्कर्स के साथ एक और वर्कर को ऐड ऑन कर लिया, तो अब 5 वर्कर हो गए हमारे पास और 5 मशीनें। तो यू कैन से कि अगर 8 आवर्स की हमारी एक शिफ्ट थी तो हमारी एक शिफ्ट के लिए परफेक्ट सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन हमको मिल गया, जितने वर्कर्स उतनी मशीन। तो 4 ऑफ देम वर प्रोड्यूसिंग 520 यूनिट्स, 5 ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग 650। चौथे से पांचवा वर्कर जब एड ऑन हुआ, आउटपुट 520 से 650 हुआ, कितना आउटपुट में चेंज आया? 130। तो अब ध्यान से सुनिएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब भी हमारे थे बच्चों, हमारा आउटपुट प्रोग्रेस कर रहा था। अब क्या स्टिल प्रोग्रेस कर रहा है? अब थोड़ा सा गिरने लग गया। तो व्हाट वी कैन से फॉर दिस फैक्ट इज दैट कि सर यहां तक हमारा जो आउटपुट है इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग अप 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 एंड अप। सो चिल्ड्रन दिस इज called as the stage of increasing returns. What children? Increasing returns. Increasing return. बच्चे कहेंगे सर ये भी आपने increasing returns में ही मार्क किया हुआ है। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये भी एक्चुअली इसी स्टेज में आता है, बट इट इज एक्चुअली अ डाउनफॉल। यहां से अब इसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो जब बोलते हैं कि भाई फीवर था 102 डिग्री सेंटीग्रेड, अब घट के वो 100.5 आ गया, तो भाई हो सकता है कमजोरी उतनी ना हो, आप रिकवर कर रहे हैं, बट स्टिल फीवर की डेफिनेशन में तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि 98.6 इज द मिनिमम बेसिक बॉडी टेम्परेचर। तो अब पांचवे से छठा वर्कर आ गया और आपका आउटपुट 650 से 750 हो गया। कितना बढ़ा? 100। ध्यान से सुनिएगा, पहले 100 से 120 हुआ, 120 से 140, 140 से 160, लगातार इट वॉज मोर देन बिफोर। यस और नो? अब क्या मोर देन बिफोर है? मोर तो है, 100, 220, 360, 520, 650, 750, 840, 880 बढ़ तो रहा है, बट पहले तेजी से बढ़ रहा था। पहले 1 घंटे में ट्रेन 100 किलोमीटर कवर की, दूसरे आवर में ट्रेन 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, तीसरे आवर में ट्रेन ने 140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। एवरी सक्सेसिव आवर ट्रेन इज कवरिंग पहले से ज्यादा डिफरेंस बराबर, सॉरी पहले से ज्यादा डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, या पहले से कम? पहले ज्यादा। तो ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है। 5th आवर में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स्ट्रा? 130। 6th आवर में बेचारी कवर्ड ओनली 100।
7th आवर में इट कवर्ड ओनली 90। बातें समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस तो हम ज्यादा कवर कर रहे हैं, किलोमीटर तो बढ़ रहा है, बट जो हमारी स्पीड पर आर है चिल्ड्रन वो कम हो गई है। नहीं समझे बात को? तो जब तीसरे से चौथा वर्कर आया था तो आउटपुट में चेंज कितना आया था बच्चों हमारा? 160। चौथे से पांचवा जब आया तो चेंज इन आउटपुट इज लेस देन बिफोर, इक्वल टू बिफोर और मोर देन बिफोर? लेस देन बिफोर। पांचवे से छठा वर्कर जब आया तो आउटपुट 100। छठे से सातवां वर्कर जब आता है तो 6 of them were producing how many units? 750। 7 of them are producing how many? 840। तो कितना चेंज हमारे छठे से सातवें वर्कर के आउटपुट में आया? 90। मोर देन बिफोर, इक्वल टू बिफोर और लेस देन बिफोर? लेस देन बिफोर। 7th से 8th वर्कर जब एड ऑन हुआ तो आउटपुट 840 से कितना हुआ? कितना चेंज आया? 40। इज दैट क्लियर? सो लगातार बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है? योर आउटपुट इज लेस देन बिफोर, इक्वल टू बिफोर और मोर देन बिफोर? लेस देन बिफोर। So children, this happens to be called as a stage of what is termed as diminishing returns. कौन से returns बच्चों? Diminishing returns. दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। If a businessman is able to produce more than before, he will continue to produce या यहाँ पे अपनी फैक्ट्री बंद कर देगा? कंटिन्यू भाई, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, आउटपुट बढ़ तो रहा है, यहां तक नजर आ रहा है 650, 750, 840, 880, बट पहले के मुकाबले थोड़ा कम है। रिटर्न्स हैं बट थोड़े कम है, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा बट है। क्या यहां पे शट डाउन कर देगा बिजनेस? नो। 8th वर्कर तक टोटल आउटपुट कितना था चिल्ड्रन? 880। एक और आ गया, अभी भी आउटपुट कितना है? सर ये लाई चना खाने आया है, कोई काम नहीं कर रहा। ये यहाँ क्लास अटेंड करने वाले कुछ स्टूडेंट्स की तरह है, आराम से बैठे हैं, कोई ना कोई तो आंसर बोल ही देगा। तो वो अपना नाम रख लें आज से MPP 0। पूछे तुम्हारा नाम क्या? कह रहा है MPP 0 है। हम सिर्फ बैठे रहते हैं साढ़ की तरह, ना खुद खेलते हैं ना किसी को खेलने देते हैं, सिर्फ गोबर करते हैं मैदान में। समझ में आ गई बात? क्या आप 9th वर्कर को हायर करने में इच्छुक होंगे अगली बार? अब इस बार तो गलती हो गई, क्या करें? क्योंकि 9th वर्कर का आउटपुट कितना है? सिंपल एज दैट। याद करिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। TU लगातार बढ़ता था, MU पॉजिटिव होता था और वो गिरता था, वो बिहेवियर यहां से नजर आ रहा है। जब TU मैक्सिमम होता था तो MU क्या होता था बच्चों? 0। और जब TU ही दलित दर हो जाता था, ये महादलित दर हो जाता था। इज दैट क्लियर? इसको बच्चों बोलते हैं इकोनॉमिक्स का इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। व्हाट? इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। और ये हर जगह मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि यहीं पे है, दिस विल बी अवेलेबल एवरीवेयर। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो प्लीज मार्क दिस। आप इस चीज को क्या बोलेंगे? योर आंसर इज स्टेज 3। वो तो सबको नजर ही आ रहा है, इट इज नेगेटिव रिटर्न्स। कौन से रिटर्न्स? नेगेटिव रिटर्न्स। तो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है 1 मार्क का। अ प्रोड्यूसर वुड लाइक टू प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग स्टेजेस: रोमन 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स, रोमन 2 कांस्टेंट रिटर्न्स, रोमन 3 डिमिनिशिंग रिटर्न्स, रोमन 4 नेगेटिव रिटर्न्स। ऑप्शन ए होगा इन ऑल, चारों में वो प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन बी होगा पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज में प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन सी चौथी स्टेज में वो प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन डी एनी ऑफ दीज। तो क्या बच्चों इस वाले ऑप्शन में वो प्रोड्यूस करेगा? नो। वो इंक्रीजिंग रिटर्न में प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट में भी करेगा, एज वेल एज डिमिनिशिंग में भी। अब कुछ बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? वो बेचारे इसको कांस्टेंट रिटर्न समझ लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे कहीं पे भी कांस्टेंट रिटर्न मेरे शेड्यूल में नजर नहीं आ रहा। बाई चांस मैं एक ऐसी रीडिंग क्रिएट कर देता, यहाँ पे भी 160, यहाँ पे भी 160, तो आप उसको क्या बोल सकते थे? कांस्टेंट रिटर्न। हो सकता है आपकी बुक में मिल जाए, बट रियलिटी में वो बकवास होता है। इट इज ओनली इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव। चौथी और कोई स्टेज यहाँ पे नजर नहीं आती, यहाँ 3 ही नजर आती है। समझ गए इस बात को? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए झटपट क्विकली अपडेट दिस इन योर कॉपीज। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। फॉर्मूला समझ गए? फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, so I hope so children everybody understood the formula for calculating APP and formulas for calculating MPP। सबको समझ में आ गया? चलिए, let us understand the same by graphical technique children। आपको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का ग्राफ नजर आ रहा होगा। It is going up, 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 reaching to the maximum and then falling down।
तो ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे गलती स्टार्ट होती है। मैं इसको कुछ सेक्शंस में बांट रहा हूं। बच्चे सोचेंगे कि यहां तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स है और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, और ये बहुत बड़ा भ्रम है। पीपल थिंक दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स एंड दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न। ऐसा कुछ भी नहीं है चिल्ड्रन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी रिटर्न्स का ज्ञान है ये आपको सिर्फ एमपी से मिलेगा, एपी से नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे हल्का सा बेंड नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन, आई रिपीट ध्यान दीजिए, यहाँ पे हल्का सा बेंड नजर आ रहा है। तो बस ये वाला जो एरिया है चिल्ड्रन, दिस रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग। इसके बाद से लेके यहां तक का जो एरिया है, दिस रिप्रेजेंट्स डिमिनिशिंग। कांस्टेंट तो कहीं नजर नहीं आएगा आपको, इज दैट क्लियर? और ये वाला जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव रिटर्न। बट आप कहेंगे सर ये माइनस में तो गया ही नहीं, तो नेगेटिव कहां से हो गया? तो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोला, टीपी कभी आपको नहीं बताएगा इंक्रीजिंग है, डिमिनिशिंग है कि नेगेटिव। हु विल टेल दैट? द आंसर इज मार्जिनल प्रोडक्ट विल टेल यू कि जब जब एमपी पॉजिटिव और बढ़ रहा है इट इज इंक्रीजिंग, एमपी पॉजिटिव तो है बट घट रहा है तो इट इज डिमिनिशिंग, और जब एमपी नेगेटिव हो गया देन इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रिटर्न्स। इतना समझ में आया? तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, आप पॉजिटिव एमपी रिफ्लेक्ट्स व्हाट, तो आपका आंसर होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स एज वेल एज डिमिनिशिंग रिटर्न। तो पॉजिटिव एमपी में इंक्रीजिंग भी है और पॉजिटिव एमपी में डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग भी है। नेगेटिव एमपी में इट इज द केस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? नेगेटिव रिटर्न्स। याद रहेंगी बातें, गलती तो नहीं करेंगे? चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो आई होप सो आप एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर एंड वाई एक्सिस पे टीपी ड्रॉ कर लेंगे चिल्ड्रन। हो जाएगा? हो जाएगा। टाइम अलॉटेड 2 मिनट्स, ड्रॉ इट झटपट फास्ट। चलिए रिपीट अगेन चिल्ड्रन, ये 4 और 5 यूनिट्स के बीच में जो बेंड है दिस डिक्लेयर्स कि यहां तक चलेगा इंक्रीजिंग, इसके ऊपर चलेगा डिमिनिशिंग, और जब ये टीपी कम हो गया तो मिल गया नेगेटिव। बट ये नजर टीपी से कभी नहीं आता, टीपी इज जस्ट अ बॉडी, इट्स सोल एंड स्पिरिट लाइज इन एमपी। तो एमपी से आपको समझ में आएगा व्हेन वी हैव इंक्रीजिंग रिटर्न्स, व्हेन वी हैव डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड व्हेन वी हैव नेगेटिव रिटर्न्स। रेडी चिल्ड्रन? चलिए द नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज की कहानी मैं आपको बताता हूं, ये बच्चों थ्योरी में सिर्फ टाइम पास के लिए रखा गया है, मतलब आपको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट से ही है। चल रहा था साथ में तो सोचा गया बेचारा मायूस ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, तो एवरेज प्रोडक्ट भी बना के दिखा दिया गया। बट सर ये कहीं ना कहीं तो काम आता होगा। हाँ बच्चों बिल्कुल काम आता है। आने वाले समय में आप एक थ्योरी पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में जिसका नाम होगा चिल्ड्रन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। आई रिपीट, क्या नाम होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। सो ऑन एन एवरेज जब भी वर्कर्स का आउटपुट बढ़ेगा हम उनके सैलरी एंड वेजेस बढ़ा देंगे, और जब उनका आउटपुट घटेगा हम उनका सैलरी एंड वेजेस घटा देंगे। तो एक्चुअली एवरेज प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में काम आता है, यहां पे काम नहीं आता। और उस थ्योरी में भी आपको टीपीपी, एपीपी एंड एमपीपी भी पढ़ाया जाता है। सो द वर्कर इफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑन एन एवरेज द वेज रेट विल गो अप, when they are producing less than the average the wage rate will go down। बट यहाँ पे प्रैक्टिकली इसका कोई खास काम है नहीं, मेन काम आपको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का ही नजर आएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो चलिए इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव यूनिट्स ऑफ लेबर एंड वाई एक्सिस पे वी हैव व्हाट चिल्ड्रन? एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट की प्लॉटिंग 1 सेंटीमीटर के गैप पे 20 के मल्टीपल्स में कर दीजिए, और लेबर की प्लॉटिंग 1 सेंटीमीटर के गैप में 2 के मल्टीपल्स में कर दीजिए। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, ये आपको ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सबको, और शेड्यूल देखिए इसका 100, 110, 120, 130 ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बच्चों। हेयर यू कैन से दिस राइज इंडिकेट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स। व्हाट? इंक्रीजिंग। क्या बच्चों एवरेज की कोई भी वैल्यू नेगेटिव है? बट अपने मेन शेड्यूल को देखिए 10 एंड 11 पे आपका एमपीपी क्या हो गया था बच्चों? नेगेटिव हो गया था। तो 10 एंड 11 वाला वर्कर नेगेटिव रिटर्न साबित तो कर रहा है, क्या विजिबिलिटी है यहां पे बच्चों? नो। तो एपी कैन टेल यू एट मैक्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इट कैन विजुअलाइज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बट नेगेटिव रिटर्न्स कभी ये विजुअलाइज करेगा ही नहीं, इसलिए ये भी प्रैक्टिकली हमारे लिए बकवास है। बट अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ऐसा ग्राफ बना दें और मार्क कर दें
This rising upward structure or behavior shows which type of returns? Option A, negative returns. Option B, increasing returns. Option C, diminishing returns. Option D, constant returns. तो आपका जवाब क्या होगा भाई? ये इंक्रीजिंग रिटर्न शो करता है. ये जो नीचे गिर रहा है ये आपको तो लगेगा डिमिनिशिंग है, बट इसमें डिमिनिशिंग भी है एज वेल एज नेगेटिव भी है. बट क्या नजर आता है? नेगेटिव नजर नहीं आता. तो दैट्स व्हाई वी से कि है ये टाइम पास. मतलब आपको किससे होगा? हमेशा एमपीपी से ही मतलब होगा प्रैक्टिकली. वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा और माइनस में भी चला जाएगा. तो जब माइनस में जाएगा तो कौन से रिटर्न हो जाएंगे? नेगेटिव. नीचे आएगा तो डिमिनिशिंग, ऊपर जाएगा तो इंक्रीजिंग. इज दैट क्लियर? तो ये टाइम पास है, मोमोस टाइप. कितना भी खा लीजिए, रात में खाना तो खाएंगे ही खाएंगे घर में. झटपट ड्रॉ दिस. चलिए चिल्ड्रन, ड्रॉन एवरीबडी, ड्रॉन एवरीबडी. चलिए तो अगर एग्जाम में एक्सप्लेनेशन आएगा तो आई होप सो लिख लेंगे. तो मैं एक बार सुना देता हूं. वैसे हैंड रिटन नोट जब मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको वहां मिल जाएगा. इन द अबव फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिट्स ऑफ लेबर and y-axis represents total physical product. With the introduction of successive units of labor from 1-4, output increases at भयंकर रूप से increasing rate. What? Increasing rate, denoting increasing returns up till 4th unit of output. With the successive input of labor from 5th to 8th unit of labor, output increases but at diminishing rate. Further, with the introduction of 9th unit of labor, TP is at its maximum, increasing no efficiency of the factor input. Logic समझ आ गया? Further, with the employment of 10th and 11th unit of output, TP falls down या starts falling down, indicating which type of returns, children? Negative returns. समझ में आई बात सबको? चलिए, आपके मन में एक द्वेष आ रहा होगा, सर इस थ्योरी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों बोला जाता है? उसका रीजन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा. लेबर का पहला इनपुट 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बट कैपिटल इनपुट रिमेन्स एग्जैक्टली सेम. तो यहां रेशियो 5:0 का बन गया. हियर इट इज 5:1, हियर इट इज 5:2, 5:3, 5:4, 1:1 या 5:5, 5:6, 5:7. क्या प्रोपोर्शन कांस्टेंट है? एक बार बस कांस्टेंट है, बाकी हर बार वो चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे जो इसका रेशियो है ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, इसलिए इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं. कुछ बच्चे ये बात भी पहली बार सुन रहे होंगे शायद. चलिए सुन लिया तो अच्छा किया आपने, नहीं तो ये राज मेरी मृत्यु के साथ राज ही रह जाता. आते हैं मंगौड़ी पकौड़ी पे, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन है, समझ में आ गया? वैसे ही बच्चों लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में कौन है? मार्जिनल प्रोडक्ट. हम ही हम हैं, बाकी सब चीनी कम है. समझ में आ गई बात? ध्यान से सुनिए. पहाड़ की तरह ऊपर जा रहा है बच्चों, और उसके बाद धड़ 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 नीचे आ रहा है, और उसके बाद तो दलिद्र बन गया. तो अब इसके कॉम्पोजिशन को ध्यान से समझिए. 0 से लेकर 4 तक इट वॉज इंक्रीजिंग, यस और नो? ये रिप्रेजेंटेशन है शोइंग विच टाइप ऑफ रिटर्न्स? इंक्रीजिंग. 5 से लेकर 8 तक ये लगातार गिर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन इसका है. समझ में आ गया? देखिए मैंने टच नहीं किया एक्स एक्सिस पे. 9th यूनिट पे इट इज हेयर चिल्ड्रन. 10th and 11th इट इज गोइंग डाउन एंड टर्निंग टू बी नेगेटिव. समझ में आ गई बात? तो यहीं से आपको पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्लियर हो जाता है चिल्ड्रन. सो राइट फ्रॉम 1 to 6 इट इज अ टाइप ऑफ रिटर्न्स. 5 to 9 अ टाइप ऑफ रिटर्न्स, एंड 10 11 अ टाइप ऑफ रिटर्न्स. सुनने के लिए तैयार है भाई लोग? तो ये सबसे पहले कौन सा रिटर्न होगा भाई? कौन सा रिटर्न? इंक्रीजिंग रिटर्न्स चिल्ड्रन. Thereafter we have diminishing returns, and at last we have negative returns. समझ में आ गया? जिन गवारों को मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता वो मोबाइल घर में छोड़ के आया करें. ध्यान से सुनिएगा. नेगेटिव रिटर्न्स विल स्टार्ट व्हेन, जब आपका एमपीपी क्या हो जाएगा बच्चों? 0. डिमिनिशिंग रिटर्न विल एंड व्हेन, जब आपका एमपीपी क्या हो जाएगा? 0.
तो डिमिनिशिंग रिटर्न का खत्म होना और नेगेटिव रिटर्न का स्टार्ट होना इज एमपीपी बीइंग 0. इज दैट क्लियर? तो जो पहाड़ की तरह ऊपर जा रहा है, इट इंडिकेट्स व्हाट चिल्ड्रन? इंक्रीजिंग रिटर्न्स. खोपड़े में बात गई? तो मैं थोड़ी इनकी मार्किंग्स भी कर देता हूं ताकि आप बिल्कुल परेशान ना हो. ये एरिया जो है बच्चों, ये इंडिकेट करेगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स. दिस एरिया इंडिकेट्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स. और एक्स एक्सेस के नीचे जब हम चले जाएंगे तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. बात समझ में आ रही है? तो एमपीपी अगर ना होता बच्चों, क्या आपको इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव नजर आते? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? खोपड़े में बात गई? पक्का? कंफर्म? तो एमपीपी सबसे इंपॉर्टेंट है. लॉजिक अंडरस्टूड? झटपट इसको बना लें ग्राफ को. एग्जैक्टली यही शेप आएगा आपका भी बच्चों. तो अगर एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, with the help of a diagrammatic presentation explain the phenomena of marginal physical product या marginal product, तो आप सबसे पहले तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. फिर आप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे. फिर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे. फिर आप इसका शेड्यूल बना देंगे. इज दैट क्लियर? शेड्यूल के लिए मैंने बता दिया, टीपीपी की रीडिंग रख लीजिएगा, बाकी एपीपी और एमपीपी तो फॉर्मूले से निकल आएगा. समझ में आ गई बात? फिर आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करेंगे. In the above figure, x-axis represents units of labor and y-axis represents marginal physical product. With the introduction of first unit of labor, MP is 100 units of output. Further, with successive input of labor, MP increases to 120, 140, 160 and so on at an increasing rate. ये शब्द लिखना जरूरी है. Denoting increasing returns to a factor. Further, with the employment of 5th unit of labor and subsequently up till 8th unit of labor, it increases but at a falling rate भी लिख सकते हैं आप, at a diminishing rate भी लिख सकते हैं, indicating what? Diminishing returns. The stage comes to an end at 9th unit of labor input where MP is 0. समझ में आ गया? और वहां पे बोलते थे टीपी इज मैक्सिमम. क्लियर? फर्दर, with the employment of 10th and 11th unit of labor, output falls down and returns to be negative, indicates negative returns to a factor. Full stop, same line. Thus, the producer would like to produce in stage 1, that is increasing returns, and stage 2, that is diminishing returns. खोपड़े में बात गई सबके? समझ में आ गया? चलिए चलते हैं आगे. आपका होमवर्क है बच्चों कि आप एपी और एमपी को एक साथ बना के आएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. और उसमें 3 बातें मैं आपको बता देता हूं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से सुनिएगा. एट द टाइम व्हेन दे आर राइजिंग, नजर आ रहा है सबको? नहीं नजर आ रहा था? चलिए. एट द टाइम व्हेन दे आर राइजिंग, एमपीपी इज मोर देन एपीपी. स्टार्टिंग की मेरी गाड़ी आगे थी, आपकी गाड़ी पीछे थी, मैं आपसे रेस में आगे था. एक पॉइंट ऐसा आया जब कछुआ सो गया कि खरगोश सो गया? खरगोश सो गया. सोने के बाद कछुए ने उसको क्रॉस करना स्टार्ट किया एंड देयर आफ्टर फॉलिंग टू स्लीप. कौन सोया था, कछुआ की खरगोश? खरगोश. तो यहां पे कछुआ निकल गया आगे और खरगोश निकल गया पीछे. अरे सर ये तो हमने स्टोरी नर्सरी में पढ़ी थी. नर्सरी में ही आपको एपीपी एमपीपी पढ़ा दिया गया था. तो रेस जब स्टार्ट हुई, कौन आगे था बच्चों? खरगोश. कौन पीछे था? कछुआ. फिर जब वो थोड़ा सोचा सुस्ता लूं, सो गया. ये यहाँ पे सो रहा है. इतनी देर में कछुआ उसको पार करके आगे चला गया. तो रेड लाइन इज कछुआ, येलो लाइन इज खजुआ, खरगोश. तो फॉलिंग के टाइम पे एपीपी ज्यादा हो जाएगा और एमपीपी कम. बट आलिया भट्ट या महेश भट्ट नहीं, एपीपी shall always remain positive. I repeat children, APP shall always remain positive. MPP एक पर्टिकुलर स्टेज पे 0 होने के बाद क्या बन जाएगा? नेगेटिव. तो 2-3 बातें ध्यान से सुनिएगा. When both are rising, MPP is always above APP.
after reaching the maximum point MPP starts falling down and here APP is above MPP. इतनी बात समझ में आ गई? Though MPP is falling and turns to be negative, but APP shall always remain positive. खोपड़े में बात गई? तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे रिलेशनशिप के ऊपर पूछ सकते हैं, जिसमें आप पहले वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, ये शेड्यूल बना देंगे, ग्राफ बना देंगे, और ग्राफ में से रिलेशनशिप को समझाना है। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा व्हाट इज एमपीपी, व्हाट इज एपीपी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीपी एंड एमपीपी। So at first, when both start rising, MPP is above APP. When MPP reaches to the maximum and starts falling down, APP overcomes MPP but remains positive, whereas MPP turns to be negative as well. समझ गए इस बात को? तो इसको as a part of homework नोट कर लें, और ये तीनों relationships लिख लिए सबने। तो this is the first point, this is the second point, this is the third point. नोट्स में एकदम कायदे से सीक्वेंस में लिखा हुआ है, बट जितना सुन के अपना समझेंगे उतना लिखने में आपको आसानी हो। Is that understood? तो I hope so. Chapter doesn't seems to be a very super great rocket science children. सिर्फ शेड्यूल आपको क्लियर होना चाहिए, सिर्फ टीपीपी आपको रटना है, बाकी सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ है। ओके, शैल आई प्रोसीड फर्दर? लिख दिया सबने? चलिए, नहीं लिखा? लिख लीजिए झटपट फास्ट, झटपट फास्ट लिख लीजिए भाई। चलिए, आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं बच्चों, और होमवर्क ये है कि आप एक ही पेज पे 2 ग्राफ बनाएंगे। आई रिपीट, एक ही पेज पे 2 ग्राफ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऊपर की तरफ बनेगा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, और नीचे की तरफ क्या बनेगा? एपीपी एंड एमपीपी। ध्यान दीजिएगा, स्केल रख के वाई एक्सेस यहाँ पे और वाई एक्सेस यहाँ पे एकदम लाइन होगी, और बीच में खाली रहेगी जगह। एक्स एक्सेस का जो गैप होगा 1 सेंटीमीटर का, दोनों ग्राफ में सेम होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे बनेगा बच्चों। आई रिपीट, तभी आपका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये एमपीपी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये तो इसके बाद भी ऊपर जा रहा है, बट ये नीचे आ रहा है। क्या सिर्फ टीपीपी देखकर कोई बता पाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहां पे है? किसी भी बच्चे को बस यहीं पे डिमिनिशिंग रिटर्न नजर आएगा, क्योंकि ग्राफ यहीं नीचे जा रहा है। आई रिपीट, ग्राफ यहीं पे नीचे जा रहा है, इसके पहले वो नीचे गया ही नहीं। लॉजिक अंडरस्टूड? तो यहां से तो बच्चा हमेशा देख के बोलेगा दैट इट इज ऑलवेज व्हाट चिल्ड्रन? इंक्रीजिंग रिटर्न। तो कभी पता ही नहीं लग सकता। पता किससे लगेगा बच्चों? हमेशा एमपी से। ये बेंड नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बेंड को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद मिनिमम मैक्सिमम अप्रोच एक पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो परेशान मत होइएगा। देन व्हेन इट इज गोइंग डाउन, इट इज गोइंग डाउन, तो ये यहां से जो बढ़ रहा है ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई इंसान यहां पे खड़ा हुआ है, यहां पे, और आपने उसको धक्का मारा यहां तक, ये स्लांट कम है, बट यहां से जब नीचे गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा, ये स्लांट ज्यादा है। तो स्लांट जितना ज्यादा होगा चढ़ाई उतनी डिफिकल्ट होगी कि नहीं? तो ये तेजी से बढ़ रहा है टीपीपी, रिफ्लेक्टेड बाय एमपीपी। ये हौले हौले बढ़ रहा है टीपीपी, रिफ्लेक्टेड बाय व्हाट? फॉलिंग एमपीपी। तो फॉलिंग एमपीपी डिमिनिशिंग रिटर्न शो करेगा, राइजिंग एमपीपी क्या शो करेगा? इंक्रीजिंग रिटर्न। और जब एक्स इंटरसेप्ट से नीचे चला जाएगा आपका एमपीपी, तो क्या शो करेगा? ये नेगेटिव रिटर्न। और ये एपी क्या है? ये वो छोटे बच्चे जो पापा मिक्स साथ कह रहे हैं गाड़ी तो जा ही रही है, पेट्रोल उतना ही लगेगा, चलो हम भी बैठ लेते हैं साथ में। तो इनका कोई मतलब नहीं, बस ये लद लिए हैं। और बिना टीपीपी के बच्चों एमपीपी कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जस्ट लाइक डॉन को पकड़ना। समझ में आ गई बात? तो आपका होमवर्क क्या समझ में आ गया? एक ही पेज में ग्राफ बनेगा, अपर पैनल टीपीपी एंड लोअर पैनल एमपीपी। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसके आगे की कार्यवाही चलेगी। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें, रिलेशनशिप ऑफ टीपीपी कॉमा एपीपी एंड एमपीपी। न्यू पेज पे लिखिएगा, और एक ही पेज पे ग्राफ बनना है। ये वाला पेज खाली छोड़ देंगे आप, ये होमवर्क है आपका। अगला पेज भी आप खाली छोड़ दीजिए बच्चों, और उसके अगले पेज पे हेडिंग लिखिए, कॉजेज ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। 2 पेज खाली चाहिए, एक जहां पे ग्राफ बनाएंगे, एक इसके आगे वाला, और हेडिंग लिखेंगे कॉजेज ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, कैसा आपको नजर आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। नजर आ रहा है? मेरे को 2.5 घंटा लगा था ग्राफ बनाने में, तो इसका इंटरप्रिटेशन अगले लेक्चर में किया जाएगा। कॉजेज ऑफ
रिटर्न्स टू फैक्टर। अलग बनाएंगे और हाँ, टीपी अलग बनेगा, एपी एमपी एक साथ बनेगा। अब बच्चे कहें सर तीनों को एक साथ बना लें, दूसरे कॉपी में जाना पड़ेगा। तो टीपी ऊपर और एमपी नीचे, जैसे टीयू और एमयू नहीं बनाते थे हम दो ग्राफ में, ऊपर टीयू नीचे एमयू होता था, वैसे ही सर तीनों एक ही बना लें। तीनों एक में बना सकते हैं, बट ये बहुत पिद्दी सा हो जाएगा, क्योंकि इसकी रीडिंग तो 100 और 1000 में है, इसकी औकात 150 200 से ऊपर बढ़ी नहीं पाई, तो बहुत पिद्दी सा नजर आएगा आपको। इज दैट क्लियर? दैट्स वाई एपी एमपी एक साथ बनता है और टीपी अलग बनता है। बना लेंगे सब लोग? चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे।